नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है आज की कहानी अमरकांत की लिखी हुई निर्माण। मृदुल कुमार करीब 8 बजे घर पहुंचे। दिसंबर महीने के अंधकार में चेहरा काफ़ी गंभीर नज़र आ रहा है। सुबह जाते वक्त उन्होंने कह दिया था कि ठीक 5:30 बजे वह दफ्तर से आ जाएंगे। तब दोनों लड़के हाथ मुंह धोकर अपनी अपनी जगह पर बैठकर पढ़ते हुए मिले। यद्यपि देर हो गई है, बदली की वजह से सर्दी भी कुछ बढ़ गई है, लेकिन दफ्तर है, काम धाम है, दोस्त मित्र हैं, रास्ता घाट है। इसी से क्या घर के लोग ठीक समय पर अपनी अपनी ड्यूटी शुरू नहीं करेंगे और उसी के इंतज़ार में बैठे रहेंगे? सुबह ठीक 9:30 बजे पैंट कोट टाई की चुस्त दुरुस्त पोशाक में अपने चेहरे पर एक ऐसी छोटी सी वक्र मुस्कान की अनुमति देते हुए वह घर से निकले थे, जो अमूमन एक तल्ख आलोचनात्मक टिप्पणी सी लगती है। निश्चय ही उन्होंने जीवन में संघर्ष किया है, ऐसा कोई क्या करेगा, यही उनका मत भी है। अतः उनको अधिकार है कि दूसरों की त्रुटियों पर नज़र रखें और आलोचना भी करें। पड़ोसी गिरधर स्वरूप ने जय राम जी कहने के बाद तिरछी दृष्टि से देखते हुए कहा था, मैंने तो और किसी दूसरे को समय से दफ्तर जाते हुए नहीं देखा। वाह, 1 मिनट की देरी भी नहीं। मृदुल कुमार ने आवश्यक समझा कि 1 मिनट रुककर पड़ोसी को भी अपना जीवन दर्शन बता दें। मैं जीवन में सबसे अधिक अनुशासन को महत्व देता हूँ। मेहनत कीजिए, उसका अर्थ होता है वैसा ही राष्ट्र। बहुत से अभिभावक अध्यापक रोते रहते हैं, लड़के कहना नहीं मानते, टीवी ने बर्बाद कर दिया है। गलत बात। मेरे पास आकर पूछिए तो बताऊं कि आप क्या करें कि आपका लड़का टेकुए की तरह सीधा हो जाए। ड्राइंग रूम में पहुंचते ही मृदुल कुमार तेज आवाज़ में बोले, अरे झुल्ली चुल्ली, कहाँ हो तुम दोनों? अभी से करने लगे हरामखोरी। चलो जल्दी पढ़ने बैठो। दोनों लड़कों की उम्र में 2 वर्ष का अंतर है। 12 वर्षीय बड़ा जन्म से ही दुबला पतला और रोनिया था। जब तक उसे बाहों में लेकर झुलाया नहीं जाए चुप ही नहीं होता था। छोटा शुरू से ही मोटा झोटा, हाथ पैर फेंकने वाला हुआ, इसीलिए उसका नाम चुल्ली पड़ा। साथ साथ उसके नामोच्चारण में तुकबाजी वाली छोटी सी कविता का आनंद आता था। अतः खाने के लिए बुलाना हो, डांटना हो, कोई हिदायत देनी हो, हर अवसर पर वैसा ही संयुक्त संबोधन। लड़के तो फौरन नहीं आए। बदले में उनकी 35 वर्षीय माँ किचन से दौड़ती हुई सी आकर आत्मीय ढंग से मुस्कुराने लगी। यह मृदुल कुमार को चिढ़ाने के लिए पर्याप्त था। क्या बेवकूफ़ की तरह मुस्कुरा रही हो? बार बार कहा कि फिल्मी हीरोइन बनने की कोशिश ना करो। पति की आवाज़ में कर्कशता के बावजूद सुमिता ने समय को देखकर हल्के होठ संकुचन के साथ किंचित लापरवाह हास्य भाव से कहा, तुम तो आते ही बमकने लगते हो। अच्छी तरह समझ लो, न तुम हीरो हो न मैं हीरोइन। सीधी बात है कि मास्टर आज आने के ठीक 5 मिनट बाद ही पता नहीं क्यों उठकर चले गए। मुंह फूला था, कुछ बताया भी नहीं। दोनों पढ़ ही रहे थे, अभी अभी उठे हैं। बड़ा बाथरूम में है और छोटा किचन में बैठा गाजर का हलवा खा रहा है। मुझे नहीं खाना है तुम्हारा गाजर का हलवा। अरे बाबा, तुम क्यों पिनकते हो? यह तो छोटा कई दिनों से जिद कर रहा था। फालतू बातें, यहाँ हमेशा एक ही कार्यक्रम रहता है, भले ही लड़के भीख मांगे। तुम कैसे जानो कि दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है? अमेरिका मेहनत के बल पर मंगल ग्रह पर आदमी भेजने जा रहा है और तुम लोग खद्दूक बनने में होड़ कर रहे हो। जाओ भेजो उनको। सुमिता का चेहरा तमतमा गया, लेकिन बात को आगे न बढ़ाकर सिर्फ तुम मंगल पर क्यों नहीं चले गए कहती हुई अंदर प्रस्थान कर गई। मृदुल कुमार तब घूमकर अपने कमरे में प्रवेश कर कपड़े बदलने लगे और दोनों लड़के उस समय उनके सामने आकर खड़े हुए जब वह तौलिया, कमीज़ और कंटोप की नई वेशभूषा धारण करके बाथरूम की दिशा में जाने को तैयार हो चुके थे। देखते ही गरज पड़े, मास्टर क्यों चले गए? पिताजी वह गणित का सवाल देकर सोते रहते हैं। जब नींद खुलती है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और सिर में कान के पास मारते हैं। बड़ा लड़का झुल्ली दुबला पतला होने पर भी सत्यवादी था। मेरे सवाल का जवाब दो। पिताजी, पिछले साल की दिवाली के कुछ दिए ऊपर छत पर रखे हैं। इतना कहने के बाद उसने बगल में खड़े अपने छोटे भाई चुल्ली की तरफ सकपकाई दृष्टि से देखा।
साफ साफ बताओ। मृदुल कुमार ज़ोर से चिल्ला पड़े, जैसे आवाज़ फट जाएगी। पिताजी, चुल्ली छत पर से 4 दिए ले आया था। एक एक दिया कुर्सी के चारों पाए के नीचे रख दिया। आने पर जब मास्टर साहब बैठे तो सभी दिए पट पट बोलकर फूट गए। इस पर मास्टर साहब उछलकर खड़े हो गए। उन्होंने लाल लाल आंखों से देखकर मेरी पीठ पर 2 घूंसे जमा दिए, फिर चले गए। कह रहे थे पढ़ाई बंद। झुल्ली रुआसा हो गया था और उसके मुंह से आवाज़ काँप काँप कर निकल रही थी। मृदुल कुमार ने आग्नेय दृष्टि से छोटे लड़के को घूरते हुए पूछा, क्यों रे बदमाश, ऐसा क्यों किया? पिताजी, उन्होंने कल मेरे माथे पर ज़ोर ज़ोर से मारा था, जैसे कैरम के स्ट्राइकर को उंगली से मारा जाता है। अच्छा, मैं अभी तुम दोनों को बताता हूँ। यह कहकर मृदुल कुमार तेजी से बाथरूम की दिशा में प्रस्थान कर गए। माथे पर मारने को सुमिता बहुत बुरा मानती है, इसलिए लड़के भी अपनी सफाई देते समय यह बात ज़ोर ज़ोर से कहते थे ताकि माँ सुन ले। वह कई बार पति से कह चुकी है, दिमाग बहुत नाजुक चीज़ है, उसी से तो लड़के इतनी मेहनत करते हैं। आप कहीं भी मारिए, लेकिन दिमाग पर और कान के पास ना मारिए। इसी वजह से बड़ा रात में बिस्तर भी गीला कर देता है। परंतु सुमिता के इस तर्क को न घर के लोग मानते हैं और न ही मास्टर। पहुंच में आसान और कष्ट के मामले में भी अधिक कारगर, और बड़ा होने के नाते झुल्ली को ही अधिक भुगतना पड़ता है। यह स्वाभाविक है कि अनुशासन एवं परिश्रम द्वारा सर्वोच्च बनाने का काम झुल्ली से ही शुरू किया गया। वह दुबला पतला कमज़ोर था, फुटबॉल क्रिकेट आदि खेलों से दूर रहने वाला। सुबह ही उठाकर बिठा दिया जाता, क्योंकि यह समय अंग्रेज़ी और संस्कृत रटने के लिए सबसे उपयुक्त समझा जाता है। फिर जल्दी जल्दी खाकर भारी बस्ते के साथ स्कूल जाना पड़ता है, और शाम को लौटकर मुंह में कुछ डालने के बाद होमवर्क के लिए बैठना होता है। रात में गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय पढ़ना पड़ता है। अब तो कंप्यूटर भी। आर्ट का भी अभ्यास चलता ही रहता है। ठीक ही है, शुरू से ही लड़का सभी विषय पढ़ना शुरू नहीं करेगा तो विश्व का सर्वगुण संपन्न नागरिक कैसे बनेगा? योग्यतम प्रशासक या इंजीनियर कैसे होगा? आज लोग कितना नोट पीट रहे हैं। वे तो बहुत कुछ स्वयं नहीं कर पाए, लेकिन वे अपने लड़कों को पढ़ा लिखा कर ऊंचा ले जाएंगे। इनके बीच जो भी समय मिलता, झुल्ली अपनी पसंद का कोई खेल खेलता, जैसे कागज़ की नाव बनाकर और उसमें कोई चींटा रखकर नाली में छोड़ देता। सौभाग्य से कुछ दूर तक नाली खुली थी, जिसमें बदबूदार गंदगी बहती रहती, किंतु उस पर उसकी नाव अपनी सवारी के साथ आराम से बहती जाती। वह किनारे से साथ साथ चलता जाता, जहाँ नाली पत्थर की पटिया से ढक दी गई थी। नाव नाली के बहाव से के साथ पट्टियों के ढक्कनों के नीचे जाकर नज़र से गायब हो जाती। वह खड़ा हो जाता, उसकी आंखें चमक उठती और नाली के अंदर झांककर एक उंगली हिलाता हुआ आत्मीय आदेशात्मक स्वर में कहता, जाओ, चली जाओ कोलकाता। कभी कभी वह कागज़ का हवाई जहाज़ बनाता, उसको ऊपर फेंक कर उड़ाता, मुंह से घन की आवाज़ निकालते और गोलाई में दौड़ते हुए। जहाज़ तो कुछ दूर उड़कर नीचे आ जाता, किंतु झुल्ली उसी तरह दौड़ता हुआ हाथ उठाकर और उसकी एक उंगली निकालकर आसमान को घूरते हुए कहता, चले जाओ मंगल, लड्डू ले आना। रोज़ तो वह अपना खेल नहीं खेल पाता, और जब खेलने लगता तो आवाज़ सुनाई देती, झुल्ली चलो बैठ जाओ, होमवर्क पूरा करो। लड़ने झगड़ने में भी वह अपने छोटे भाई का मुकाबला नहीं कर पाता। यदि कभी छिड़ जाती तो झुल्ली दब्बू ढंग से हाथ चलाता हुआ पीछे हट जाता और माँ का हस्तक्षेप होने तक कई हाथ खा जाता। लेकिन कुछ दुर्लभ क्षणों में कुश्ती बच नहीं पाती, जिसमें भी उसे वैसे ही परिणाम भुगतने पड़ते। छोटा पूड़ी, हलवा, शोरबेदार सब्जी और खोवा वाली खीर हबक कर खाता, जबकि झुल्ली हर चीज़ में मुचुर मुचुर। बस एक ही चीज़ में बाजी मारता, फिर भी उसके ही हिस्से में डांट डपट और मारपीट आती। चुल्ली के बारे में तो यही कहा जाता कि अभी वह छोटा है। परंतु अच्छा नंबर आने पर भी मृदुल कुमार को संतोष नहीं था। एक दिन उन्होंने झुल्ली से कहा, ये तो बेकार नंबर है। 60% कोई नंबर है? 90% से कम किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए। क्या पढ़ते हो तुम? क्या पढ़ाया जाता है तुम्हारे स्कूल में? कल से मैं तुम्हें ठीक 6 बजे से रोज़ 2 घंटे पढ़ाया करूँगा।
परंतु अगले एक सप्ताह तक वह 7:30 से पहले दफ्तर से घर पहुंचने में असमर्थ रहे। लेकिन 8वें दिन 5:30 बजे पहुंचकर चिल्ला पड़े, अरे झुल्ली, फिर हवाई जहाज़ उड़ाने लगे। मैंने हमेशा मना किया है, इसी से तुम कुंद ज़हन बनते जा रहे हो। बार बार कहा कि 5:30 बजे पढ़ने बैठ जाओ। डांट डपट और एक झापड़ खाकर जब वह मुंह लटकाकर पढ़ने बैठा तो मृदुल कुमार उसे प्यार से समझाने लगे, तुम्हारा तो दिमाग तेज़ है, बस कभी यह है कि तुम नियमित रूप से पढ़ते नहीं और मन लगाकर भी नहीं पढ़ते, नहीं तो कहाँ कहाँ पहुँच जाते। मैं तुमको बताऊंगा, तुम्हें आगे बढ़ना है, टॉप करना है। देखो, ईश्वरचंद्र विद्यासागर म्यूनिसिपैलिटी के लैंप पोस्ट के पास पढ़ते थे बैठकर। एक मशहूर गणितज्ञ ऑपरेशन के समय गणित का सवाल लगाने लगते तो उनको महसूस ही नहीं होता कि उन्हीं का ऑपरेशन हुआ है। उनका नाम जानते हो? बाबू गणेश प्रसाद। हाँ, यह चोरी छिपे नाव जहाज का खेल बंद करो। समझाने का यह ज़रूरी काम कुछ देर और चला और अंत में उन्होंने अपने पुत्र से बहुत प्यार से पूछा, ठीक है ना? झुल्ली सिर उठाकर बोला, आप भी तो माताजी के मना करने पर छिपकर सिगरेट पीते हैं। मृदुल कुमार का चेहरा फक होकर घोड़े के मुंह की तरह लटक गया। फिर कुछ ही क्षणों के बाद खून दौड़ पड़ा। पहले माथे पर 3 बार तड़ तड़ तड़, तत्पश्चात गर्जन, नालायक, जबान लड़ाता है। मैं इसके भले के लिए कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ अनुशासित रहे, मेहनती बने, मगर इसका दिमाग तो फालतू बातों में रहता है। समझ लो, हुक्म नहीं मानोगे, आंख दिखाओगे तो मारते मारते चमड़ी उधेड़ दूंगा। यही समय है जब सुमिता देर तक अपने पति से झगड़ती रही थी। वह किचन से दौड़ती हुई आई और लड़के के माथे को गोद में लेती और सहलाती गुस्से में बोली, मैंने कई बार कहा है बच्चे के माथे पर न मारिए। जब आपको पढ़ाने लिखाने और समझाने बुझाने का ढंग नहीं आता तो पढ़ाने क्यों बैठते हैं? मारने पीटने से कहीं अनुशासन आता है? खुद अनुशासित रहिए, तब किसी को अनुशासन सिखाइए। बहुत दिन से सुन रही हूँ कि 6 बजे से पढ़ाऊँगा, आज पढ़ाने बैठे तो जान लेने पर उतारू हैं। नहीं पढ़ा सकते तो कोई मास्टर रखिए। जैसा वह नालायक वैसी तुम। मृदुल कुमार चिल्लाकर वहाँ से टल गए। इसी के बाद मास्टर रखा गया था। वह भी चला गया तो दुनिया का सबसे अच्छा मास्टर कहाँ से ले आए? इसी कोशिश में दिन बीतने लगे। साथ ही संदेह में यह सोचकर चिड़चिड़ाए रहते कि लड़के बिगड़े जा रहे हैं, उनका कीमती समय नष्ट हो रहा है। इस तरह तो जीवन में वह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे खास बात तो यह थी कि वो झुल्ली को सदा घूरते रहते। लगता कि वह बहानेबाजी कर रहा है, उसको हर बात में झूठा साबित करने की भी कोशिश करते। छोटी छोटी बातों पर भी डांट डपट। एक दिन झुल्ली को सवेरे से ही बिस्तर पर पड़ा देखकर उन्होंने पत्नी से पूछा, क्या बात है, यह पढ़ेगा लिखेगा नहीं, स्कूल नहीं जाएगा? मैंने तो इसके बारे में कुछ कहना ही बंद कर दिया है। इसके पेट में दर्द है, बहानेबाजी कर रहा है, कह दो उससे खाना ना खाए और स्कूल जाए, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। सुमिता ने बहुत से तर्क दिए परंतु मृदुल कुमार तुल गए थे। मैं जानता हूँ यह क्यों नहीं जा रहा, दिन भर कागज़ का जहाज उड़ाएगा। बता देता हूँ, यह एक बार भी नहीं होना चाहिए, जाओ चुपचाप। वैसे नाव और जहाज का खेल उसका बंद भी हो गया था क्योंकि अब उसकी माँ की तरफ से भी प्रोत्साहन नहीं मिलता। जहाँ वह अखबारी कागज़ लेकर बनाने बैठता, सुमिता मना कर देती, बेटा झुल्ली, यह सब ना करो, तुम्हारे पिताजी सुनेंगे तो नाराज़ होंगे। डांट मार खाना तुम्हें अच्छा लगता है? जाओ बैठ जाओ पढ़ने। वह चुपचाप बैठ जाता। सामने किताब और कॉपी खुली है और वह ऊपर छत की तरफ एकटक देख रहा है। क्या देख रहे हो झुल्ली बेटा? कुछ नहीं माताजी, याद कर रहा हूँ। बात गलत नहीं थी। वह ऊपर सिर करके संस्कृत याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा था। ख्याल पता नहीं कहाँ कहाँ बह के जा रहे थे। एक दिन जब सुमिता सभी कमरों में जा जाकर कुछ ढूंढ रही थी, मृदुल कुमार ने मुस्कुरा कर कहा, क्या बात है, इस तरह कुछ ढूंढ रही हो जैसे तुम्हारा सोने का गहना गुम हो गया है। सोना नहीं, झुल्ली का स्कूल वाला बैग नहीं मिल रहा है। क्या सुई है क्या स्कूल का बैग? हाँ वही तो, छिपा दिया होगा खुद ही ताकि स्कूल न जाना पड़े। मैं इसकी नस नस पहचानता हूँ। कैसी बात करते हैं आप, तो उसके पीछे पड़ गए हैं। झुल्ली चलो, सहसा मृदुल कुमार ने तड़प कर पुकारा। जब लड़का आकर सामने खड़ा हुआ तो वैसे ही स्वर में पूछा, बैग छिपाकर कहाँ रखा है? मैंने नहीं रखा है,
झुल्ली सिर झुकाए बोला, झूठ ना बोलो, सही बता दोगे तो मैं कुछ ना बोलूँगा बल्कि इनाम भी दूंगा। मैंने नहीं रखा है। मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, हमेशा झूठ बोलता है। मैं बड़ों बड़ों की नस पहचानता हूँ, तू किस खेत की मूली है, बता जल्दी। यह कहकर मृदुल कुमार ने उसके माथे पर एक तमाचा जोर से मारा। सुमिता रसोई में व्यस्त थी और उसके दौड़कर पहुंचने के पहले उसके पति ने झुल्ली के बाल पकड़कर जोर जोर से तमाचे जड़ दिए, माथे पर ही। हर प्रहार पर वह लड़खड़ा कर घूम सा जाता था। उसका चेहरा लाल होकर काला पड़ गया था, आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन मुंह से सिर्फ एक ही उत्तर निकल रहा था, मैंने नहीं रखा है। सुमिता चिल्ला पड़ी, छोड़िए उसे, कसाई की तरह मार रहे हो। मैं नहीं रहूंगी ऐसे घर में, बड़ी बड़ी ऊंची बातें और काम हत्यारे की तरह। वह लड़के को लेकर वहां से चली गई रोती हुई। मृदुल कुमार भी चेतावनी भरी गरज तड़प के साथ दफ्तर निकल गए। बात यह थी कि स्कूल का बैग घर में ही था। उसको छुपाकर छोटे लड़के चुल्ली ने कंजास भरे एक ट्रंक में रख दिया था। उन दोनों में एक नई पेंसिल को लेकर झगड़ा हुआ था, परंतु अंततः माँ के हस्तक्षेप से वह उसके असली स्वामी झुल्ली को ही मिली। तब छोटे ने बड़े भाई को परेशान करने के लिए बैग छुपा दिया था। अब यह छोटे ने ही बड़े भाई की हालत देखकर रुआंसा होकर बताया था। शाम को झुल्ली को तेज बुखार आ गया। सुमिता डॉक्टर को ले आई थी। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा कि यह चोट खतरनाक हो सकती है। सुमिता घबरा रही है। रात के 8:30 बजे हैं। छोटा कुछ खाकर सो गया है। वह झुल्ली के सर पर पट्टी रखकर रो रही है और बाहर कान भी लगाए हुए है। मृदुल कुमार नहीं आए हैं अभी। दफ्तर है, मित्र हैं, ज़रूरी बहसें हैं, रास्ता घाट है। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से कुछ सीखने को भी मिला होगा कि हमें अपने बच्चों पर किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो या फिर कोई भी चीज़ हो, अत्यधिक दबाव नहीं देना चाहिए और ना ही बच्चों के साथ हिंसात्मक कोई भी कार्य करना चाहिए। इसी संदेश के साथ मैं तुलिका आपसे विदा लेती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।